नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन अभी नियम में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूं वो अपना फिजिक्स का जो अगला टॉपिक आता है तरंग प्रकाश की, इसी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उन्हें अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरा ये आपको टॉपिक में रिवाइज करवाने वाला हूँ। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जिनसे अपने एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है उन्हें अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा है दोस्तों आप सभी के लिए। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें मैंने आपको इसी का प्रथम भाग कंप्लीट करवाया था, जिसका नाम था दोस्तों किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश के से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और न्यूमेरिकल थे वो कंप्लीट करवाए थे, साथ में जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे वो भी कंप्लीट करवाए थे। तो पिछला वीडियो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है जरूर देखिएगा। प्रत्येक टॉपिक को मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ, क्योंकि अपना जो एसएफ का एग्ज़ाम है उसमें अगर आपके फिजिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में है तो आपके लिए ये सभी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आरपीसी के द्वारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, व्यतिकरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। व्यतिकरण से संबंधित यहाँ पर 4 अलग अलग कथन दिए गए हैं और आपको असत्य कथन बताना है। पहला कथन है दोस्तों, प्रकाश तरंगे कला संबंध होनी चाहिए। दूसरा कथन है दोस्तों, दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। तीसरा कथन है दोस्तों, दोनों तरंगों की दिशा एक होनी चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। चौथा कथन है दोस्तों, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यधिक दूर स्थित होने चाहिए। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यधिक दूर स्थित नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दूर स्थित होंगे तो अपने पास जो व्यतिकरण की घटना है ये नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों जो 3 अन्य कथन हैं ये एक तरह से आप कह सकते हो व्यतिकरण से संबंधित शर्तें हैं। तो यहाँ पर जो पहली शर्त दी गई है दोस्तों कि प्रकाश तरंगे कला संबंध होनी चाहिए, तो ये व्यतिकरण के लिए शर्तें हैं दोस्तों। कला संबंध तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? ऐसी तरंगे जिनका आयाम समय के साथ नियत रहता है कला संबंध तरंगे कहलाती हैं। सेकंड जो शर्त है कि दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, तभी अपने पास व्यतिकरण की घटना होगी। तीसरा है दोस्तों, दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तो ये जो तीनों शर्तें हैं ये अपने पास व्यतिकरण से संबंधित है, जबकि जो फोर्थ वाली शर्त दे रखी है ये गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, किसी तरंग की तीव्रता आई वो उसके आयाम ए के मध्य संबंध होता है। तो आपको जानकारी है दोस्तों कि जो अपने पास किसी तरंग की तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तरंग की तीव्रता होती है। यानी कि अपने पास व्यतिकरण के अंतर्गत 2 तरीके से अपन अध्ययन करते हैं, एक तो पढ़ते हैं समपोषी व्यतिकरण और दूसरा पढ़ते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो समपोषी व्यतिकरण होता है उस स्थिति में जो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों अधिकतम, जबकि अगर विनाशी की पूछे तो विनाशी में जो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है वो न्यूनतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस नोट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो भी चीज़ें मैंने बता रखी है इनका प्रयोग अपने आगे होने वाला है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आपको पता है दोस्तों जो व्यतिकरण प्रारूप होता है अपने पास, यानी कि जो प्रतिरूप होता है, उसमें अपने पास जो परिणामी तरंग की तीव्रता आती है उसका जो व्यंजक निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आई बराबर I1 + I2 + 2 रूट I1 रूट I2 cos phi, ये निकल के आता है। जब भी आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो इसका डेरिवेशन भी किया होगा। आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं रखना है, इसके व्यंजक से मतलब रखना है। इसी से अपने पास 2 नए फॉर्मूले जनरेट होंगे जिनसे अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यहाँ पर जो आपको व्यंजक दिख रहा है cos phi, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, मैक्सिमम तो होती है 1 और मिनिमम होती है -1। तो दोनों कंडीशन अपन लेंगे, तो जब अपन cos phi की वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं यानी कि 1 रखते हैं तो अपने पास जो परिणामी तरंग की तीव्रता है ये अधिकतम प्राप्त होगी, यानी कि अपन इसे कह सकते हैं आई मैक्सिमम। तो यहाँ से अपने पास आई मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। तो जैसे cos phi की वैल्यू आप 1 रखोगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा भैया, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a की जगह कितना लेंगे अपन, रूट I1 लेंगे और b की जगह रूट I2 लेंगे। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई मैक्सिमम इक्वल टू रूट I1 + रूट I2 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार जब आप cos phi की वैल्यू -1 रखोगे तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होएगा दोस्तों, आई मिनिमम में कन्वर्ट होएगा, यानी कि जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी वो न्यूनतम प्राप्त होगी जब अपन cos phi की वैल्यू -1 रखते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार का फॉर्मूला बनेगा, बस उसमें प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि जो पथांतर होता है वो क्या होता है, λ/2π गुणा कलांतर होता है। और समपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है दोस्तों ये पाई का समगुणज होता है, यानी कितना होता है 2n पाई होता है। तो यहाँ पर कलांतर की जगह अगर अपन 2n पाई रख देते हैं
तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास पथांतर कितना निकल के आ जाएगा, n लैम्डा निकल के आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जो समपोषी व्यतिकरण होता है उसमें जो पथांतर होता है वो लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, n की वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का फॉर्मूला बड़ा ईजी है, इससे संबंधित सीधा सा क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तरंगों के व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा वितरण वक्र में औसत परिणामी तीव्रता यानी कि आई एवरेज का मान आता है। तो आपने दोस्तों व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा वितरण वक्र बनाया होगा, उसमें जो अपन औसत परिणामी तीव्रता लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं ये यहाँ पर पूछी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2I0। जो परिणामी तीव्रता है दोस्तों उसका जो औसत मान आता है वो 2I0 निकल के आता है। ये कैसे निकल के आता है इसे आप समझिए। अपने पास दो फॉर्मूले अपन ने बना लिए, एक तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया और एक आई मिनिमम का फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है दोस्तों कि जो व्यतिकरण प्रतिरूप होता है इसकी जो शर्तें हैं वो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में कवर की थी। उसमें एक शर्त पड़ी थी कि दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पर अलग अलग ले रहे हैं तो आप क्या कर दीजिए, इनकी वैल्यू समान कर दीजिए। तो अपन क्या कर देंगे दोस्तों, I1 और I2 इन दोनों को बराबर कर देंगे और इन दोनों के बराबर कोई सी भी अन्य वैल्यू अपन रख देंगे जो कि समान होगी। तो अपन यहाँ मान लेते हैं I0 मान लेते हैं। तो जैसे मैं इस फॉर्मूले में I1 और I2 की वैल्यू I0 पुट करता हूँ तो आई मैक्सिमम कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रखिए I1 की जगह आप क्या रखिए I0 रखिए और I2 की जगह क्या रखिए आप I0 रखिए। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, अब चूंकि I0 सेम है तो कितना हो जाएगा ऐड होकर 2√I0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होएगा। जैसे मैं इस होल स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा 4I0 निकल के आ जाएगा। तो ये तो क्या आ गया भैया आई मैक्सिमम निकल के आ गया। आई मिनिमम कितना होगा, चूँकि माइनस है सेम वैल्यू है तो आई मिनिमम 0 हो जाएगा। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, आई मिनिमम की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा है भैया इसने, औसत परिणामी तीव्रता पूछा है आई एवरेज। तो आई एवरेज क्या होता है अपने पास, एवरेज निकालना आपको आता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे आई मैक्सिमम और आई मिनिमम को ऐड कर देंगे और उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई भैया 4I0 निकल के आई है, प्लस आई मिनिमम की वैल्यू कितनी निकल के आई है 0 निकल के आई है। इसमें किसका डिवाइड करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी आई एवरेज की 2I0 आ जाएगी। ये आगे मैंने मेंशन भी कर रखी है। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में किस प्रकार से इसका उत्तर दिया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए, ये देख लीजिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है आई मैक्सिमम की वैल्यू 4I0, आई मिनिमम की 0, आई एवरेज अपन ने निकाल लिया है, कितना आ जाता है 2I0 निकल के आ जाता है। और एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, जो व्यतिकरण प्रतिरूप होता है उसमें ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो 5वां प्रश्न है दोस्तों, 2 प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:1 है। यदि इनमें व्यतिकरण की घटना उत्पन्न हो तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अब आपको बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि मैंने आपको इसका कंसेप्ट पहले ही बता दिया है। इसमें क्या पूछा है भैया, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आई मैक्सिमम डिवाइड आई मिनिमम कर लेंगे, यानी कि रेशो हो गया आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने को क्या दे रखा है भैया, जो I1 है और I2 है इसका रेशो दे रखा है 81:1 दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि अपने पास I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 81 दे रखी है और I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 1 दे रखी है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। √1 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, नीचे भी √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 81 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 9 होता है। तो 9 और 1 कितने हो गए भैया 10 हो गए, और 9 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे अपन तो अपना आंसर जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 25/16, यानी कि जो रेशो आएगा आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का वो क्या निकल के आएगा 25/16 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपसे कोई सा प्रश्न पूछ लिया जाए आपको इसी प्रकार से उसका आंसर देना है। ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपको एग्जाम में आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशो दे सकता है और I1 I2 का मान पूछ सकता है। ठीक है, तो किसी प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, 2 झिरियाँ बोलो या फिर आप स्लिट बोलो। आपने पढ़ा होगा दोस्तों एंग का जो स्लिट प्रयोग था
उसी से संबंधित ये न्यूमेरिकल है। दो झिर्रियों या स्लिट 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई है, यानी कि जो दो स्लिट हैं उनके मध्य की दूरी कितनी है, 1 mm है, ठीक है। और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये 4 ऑप्शन भी मैंने साथ के साथ आपके लिए दे रखे हैं। जिन विद्यार्थियों को ये प्रश्न आता है वो सोल्व कीजिए, बाकी जिन्हें नहीं आता है वो देखिए। यहाँ पर फ्रिंज अंतराल पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, फ्रिंज चौड़ाई पूछी है। यह आपने प्रयोग पढ़ा होगा दोस्तों। तो अपने पास जो फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकल के आता है वो क्या निकल के आ जाता है, बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉल डी होता है वो क्या होता है दोस्तों, दो स्लिटों की मध्य की दूरी होती है, जबकि जो कैपिटल डी होता है वो स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी होती है। तो इन सभी की वैल्यू अपने पास यहाँ पर गिवन है। स्मॉल डी कितना दे रखा है भैया, 1 mm दे रखा है। 1 mm को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ मीटर निकल के आ जाएगा। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि स्लिट और पर्दे की मध्य की दूरी दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर निकल के आ गई, ठीक है। लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य भी दे रखा है अपने पास 500 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अपने पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लैम्डा का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 500 × 10⁻⁹ मीटर निकल के आ जाएगा। अब ये सभी राशि अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिए, मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो अपना जो उत्तर आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो जैसे अपन इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट करते हैं तो अपना बीटा का मान निकल के आ जाता है दोस्तों 5 × 10⁻⁴ मीटर। अब जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो उत्तर हैं दोस्तों वो मिलीमीटर में है, तो आप मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसके लिए आप क्या कर दीजिए, 10⁻³ का इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0.5 मिलीमीटर निकल के आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.5 या फिर आप इसे कह सकते हो 0.50 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई सा भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, कोई सी भी वैल्यू वो आपको दे दे, तो आपको इसी प्रकार से ये प्रश्नों का हल निकालना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है जो यंग ने प्रयोग किया था दोस्तों, उसमें जो दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई आई थी वो बराबर आई थी। तो नोट ध्यान रखिएगा कि जो यंग का 10 स्लिट प्रयोग था उसमें दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों जिसे आप कीजिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से दोस्तों, दो स्लिटों के मध्य की जो दूरी दे रखी है स्मॉल डी वो दे रखी है 0.2 mm, ठीक है। तथा जो तरंग दैर्ध्य दे रखा है वो 8000 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो लैम्डा है वो एंगस्ट्रॉन में है, तो आपको एंगस्ट्रॉन को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल डी दे रखा है दोस्तों, यानी कि स्लिट और पर्दे के मध्य की जो दूरी दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है। तो आपको क्या बताना है, फ्रिंज चौड़ाई बताना है कि बीटा का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन भी यहाँ पर साथ के साथ मैंने दे रखे हैं। तो इस प्रश्न को आप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, y1 = a sin ω_t, y2 = b cos ω_t द्वारा निरूपित दो तरंगों के मध्य कितना कालांतर है। यहाँ पर ये जो दो तरंगें दी गई हैं इनका व्यंजक साइन और कोस के रूप में दिया गया है। तो इन दोनों के मध्य कितना कालांतर हो जाएगा, अपना π/2 का हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विवर्तन प्रतिरूप के लिए आवश्यक शर्त है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब अपन ने जो अभी तक पढ़ा वो पढ़ा है दोस्तों व्यतिकरण से संबंधित कि व्यतिकरण प्रतिरूप क्या होता है। अब अपन पढ़ेंगे विवर्तन प्रतिरूप। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो शर्त से संबंधित है। वहाँ पर भी अपन ने सबसे पहले जो व्यतिकरण की शर्तें थी उनसे संबंधित प्रश्न किया था। पहला ऑप्शन है द्वारक का आकार प्रकाश तरंग के तरंग दैर्ध्य से कम होता है। दूसरा है द्वारक का आकार प्रकाश तरंग दैर्ध्य के तरंग दैर्ध्य से अधिक होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों द्वारक का आकार लगभग बराबर होना चाहिए प्रकाश तरंग के तरंग दैर्ध्य के। चौथा ऑप्शन है ए और सी। तो आपको पता है दोस्तों कि जो विवर्तन प्रतिरूप के लिए शर्त होती हैं वो क्या होती हैं कि द्वारक का आकार या तो प्रकाश तरंग के तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तभी अपने पास विवर्तन प्रतिरूप मिलेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं अपन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए व सी, यानी कि द्वारक का आकार प्रकाश तरंग के तरंग दैर्ध्य से कम अथवा उसके लगभग बराबर होना चाहिए। अगर द्वारक का आकार बड़ा है प्रकाश तरंग के तरंग दैर्ध्य से तो अपने पास विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकल झिर्री या जिसे आप कहते हो रेखा छिद्र प्रयोग से विवर्तन प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजों के लिए n वां निम्नलिखित का मान होता है।
आपको पता है दोस्तों, जो एकलजीरी विवर्तन प्रतिरूप हैं उसमें दो प्रकार की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। पहली है अदीप्त, दूसरी है दीप्त। तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए हमेशा निम्नलिखित प्राप्त होता है और जबकि दीप्त फ्रिंजों के लिए उच्चिष्ट प्राप्त होता था। तो यहाँ पर एनवा जो निम्नलिखित है उसका व्यंजक पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीप्त फ्रिंजों के लिए एनवा उच्चिष्ट क्या होता है, तो आप बता दोगे साइन थीटा एन इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डिवाइड में 2a। यहाँ पर जो ए है, स्मॉल ए है, ये रेखा चित्र की चौड़ाई है, लैम्डा प्रकाश का तरंग धैर्य है और एन की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है, आप जब ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हो? इस प्रकार से बनाते थे, पढ़ा होगा आपने छोटी कक्षाओं में, ठीक है। तो अपने पास ये जो बीच वाला केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता था, इसकी चौड़ाई कितनी आती थी दोस्तों? 2 D लैम्डा अपॉन ए आती है, ठीक है। जहाँ पर डी क्या है? द्वारक वो पर्दे के बीच की दूरी है, लैम्डा तरंग धैर्य हैं दोस्तों, और स्मॉल ए रेखा छिद्र की चौड़ाई है, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इनसे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किसी दूरदर्शी यंत्र की विभेदन क्षमता का व्यंजक होता है। ये दूरदर्शी यंत्र की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा ये आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विभेदन क्षमता होती है अपने पास D अपॉन 1.22 लैम्डा, जबकि विभेदन सीमा इसी का उल्टा होती है दोस्तों, यानी कि विभेदन सीमा बराबर होता है 1 विभेदन क्षमता, या फिर आप कह सकते हो विभेदन क्षमता बराबर होता है 1 विभेदन सीमा। तो विभेदन सीमा का व्यंजक हो जाएगा दोस्तों, इसे डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो डेल थीटा बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन D। जो D है यहाँ पर वो क्या है दोस्तों? लेंस का द्वारक, या आप कह सकते हो लेंस का व्यास है, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा इस फॉर्मूले से कि जो विभेदन सीमा होती है दूरदर्शी यंत्र की, ये लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि लैम्डा बढ़ेगा तो विभेदन सीमा भी बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। किसी प्रकाशिकी यंत्र की वेद्यता क्या होगी जब द्वारक 3 mm चौड़ा तथा तरंग धैर्य 500 नैनोमीटर है? तो उस प्रकाशिकी यंत्र की अपने को वेद्यता बतानी है। तो वेद्यता का मतलब हो गया दोस्तों एक तरीके से कि अपने को उसकी फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये विवर्तन प्रतिरूप से संबंधित है। तो इसका आंसर आप किस प्रकार से निकाल सकते हो? तो देखिए अपने पास क्या दे रखा है, द्वारक का जो व्यास है वो दे रखा है 3 mm। तो इसे आप सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से कर लेंगे, 10⁻³ का आप गुणा कर देंगे तो ए का मान आ गया। तरंग धैर्य दे रखा है भैया लैम्डा बराबर 500 नैनोमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे? 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने को पता है कि जो विवर्तन प्रतिरूप में फ्रिंज चौड़ाई होती है वो ZF से प्रदर्शित करते हैं, वो क्या होती है? A² अपॉन लैम्डा होती है। ये क्या हो गया अपने पास? द्वारक का व्यास हो गया और लैम्डा तरंग धैर्य हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी से अपना उत्तर निकल के आएगा। तो जैसे ही अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास कितना निकल के आ जाता है? ZF 18 मीटर निकल के आ जाता है। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18 मीटर। तो इस प्रकार का कोई सा प्रश्न आ जाए वो आपको इसी फॉर्मूले और इसी कंसेप्ट से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है। कौन सी तरंगों का ध्रुवण संभव होता है? 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, दोनों का या किसी का भी नहीं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखिएगा जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है अपने पास उन्हीं का ही ध्रुवण संभव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आपको मैं जानकारी देता हूँ कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनके कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, जैसे कि प्रकाश तरंग हो गई उदाहरण के रूप में। इसी प्रकार अनुदैर्घ्य तरंग क्या हो जाएगी दोस्तों? जिनके कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदेश होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं ध्वनि तरंगों को, कि अपने पास जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनकी प्रकृति होती है दोस्तों अनुदैर्घ्य, जबकि प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी जिनके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था ये पूछा गया था कि किन तरंगों का अपन ध्रुवण कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अनुप्रस्थ तरंगों का अपन ध्रुवण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपन अब ध्रुवण से संबंधित अपन बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट कवर करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जो प्रकाश का ध्रुवण करते हैं वो किस लिए करते हैं? अपन PPL प्राप्त करने के लिए। जो प्लेन पोलराइड लाइट होता है यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, इसे प्राप्त करने की बहुत सारी अपने पास विधियाँ हैं।
उन्हीं का अपन अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले अपन इस प्रश्न को कवर कर लेते हैं। प्रश्न है 13 नंबर का, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, जिसे अपन कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। आपने पढ़ा होगा दोस्तों 12वीं कक्षा में ब्रूस्टर का नियम, आगे भी इसका प्रयोग किया है अपन ने। परावर्तन द्वारा ध्रुवण में अपवर्तित व परावर्तित तरंग के मध्य कोण कितना होता है। आपको बताना है कि जब अपन अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण कराते हैं परावर्तन के द्वारा, तो उस कंडीशन में अपवर्तित और परावर्तित जो तरंग होती हैं उनके मध्य का कोण कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। अब इसकी व्याख्या देखिए ताकि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ जाएगा और भी अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों, जो ध्रुवण कोण होता है अपने पास आईपी, ध्रुवण कोण या इसे अपन आपतन कोण भी कहते हैं। तो ध्रुवण कोण आईपी की जो स्पर्शज्या होती हैं यानी कि 10 आईपी माध्यम के अपवर्तनांक n के बराबर होती हैं। तो n बराबर 10 आईपी हो गया, यही अपने पास ब्रूस्टर का नियम होता है। आगे देखिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अपने पास एक स्नेल का नियम होता है, n बराबर साइन आई पी अपॉन साइन आर। तो स्नेल का नियम और जो ब्रूस्टर का नियम है, दोनों से अपन जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट निकालने वाले हैं वो इस प्रकार से निकालने वाले हैं कि अपन क्या कर देते हैं भैया, ब्रूस्टर के नियम को, यानी कि जो कैसे क्या आया था अपने पास n बराबर 10 आई पी के रूप में आता है, यही अपना ब्रूस्टर का नियम है। ठीक है, तो इसे मैं इसके बराबर कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दूंगा तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी। 10 आई पी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 10 किसके रूप में लिख सकते हैं अपन, साइन बटा कोस के रूप में लिख सकते हैं। तो 10 आई पी की जगह मैंने लिख दिया भैया साइन आई पी अपॉन कोस आई पी लिख दिया, बराबर में ये चीज़ जैसे कैसे इसके इक्वल कर दी है। यहाँ पर देखिए साइन आई पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस आई पी निकल के आ जाएगा। कोस को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ पर अपन को पता है कि कोस टीटा बराबर क्या होता है, साइन नंबर माइनस टीटा होता है। तो इसे इस प्रकार से लिख देंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस का आई पी आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आई पी को मैं इधर ले जाऊँगा तो प्लस में आ जाएगा, तो आर प्लस आई पी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाता है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो आपतन कोण है, यानी कि जिसे अपन यहाँ किस रूप में पढ़ रहे हैं, ध्रुवण कोण के रूप में पढ़ रहे हैं आपतन कोण को। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या प्राप्त कर रहे हैं भैया, जो परावर्तन के द्वारा पीपीएल प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि प्लेन पोलराइड लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। आपने फिजिक्स में बहुत सारी विधियाँ पढ़ी होगी दोस्तों पीपीएल प्राप्त करने की, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विधि आती है परावर्तन के द्वारा ध्रुवण। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अध्रुवित प्रकाश का अपन ध्रुवण करते हैं तथा पीपीएल प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो आर है दोस्तों ये अपवर्तन कोण है और आई पी है आपतन कोण या ध्रुवण कोण। इन दोनों का योग हमेशा कितना प्राप्त हो रहा है, अपने को 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। अब अपन से जो क्वेश्चन पिछला पूछा गया था उसमें क्या पूछा था भैया कि परावर्तित किरण और अपरावर्तित किरण के मध्य का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ये पूछा था। ठीक है, तो इसका मान अपन अभी प्रूव कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ तक आ गई आपको समझ में कि आर प्लस आई पी इक्वल टू 90 डिग्री कैसे होता है। ये जो आई पी होता है ये आर होता है, इन दोनों का जो कोण का योग होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका उपयोग आगे न्यूमेरिकल में होगा, इसलिए आपको अच्छे से ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा इस डायग्राम को भी समझा देता हूँ आपको। ये चीज़ें उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है या फिर वो भूल गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। अगर आपको पढ़े हुए तो हो सकता है आपके माइंड से ये बातें निकल गई हो। जिन्हों को याद है तो वो भी देख लीजिए एक बार, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पीपीएल प्राप्त करने की बहुत सारी विधियाँ अपन पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक विधि होती है परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो जो नॉर्मल प्रकाश होता है उसे अपन अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई आपतित किरण ले रहा हूँ, ये यहाँ पर इस तल से परावर्तित होती हैं और पूर्ण रूप से अपने को पीपीएल प्राप्त होता है। परंतु माध्यम सेकंड में अपरावर्तित किरण के रूप में कुछ आंशिक पीपीएल भी अपने को प्राप्त होगा। जो पूर्ण रूप से पीपीएल यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो परावर्तित किरण के रूप में प्राप्त हो रहा है। जो पहला माध्यम लिया है और ये दूसरा माध्यम लिया है, ठीक है, अलग अलग माध्यम है, पहला वाला माध्यम फर्स्ट है, दूसरा वाला माध्यम सेकंड है। तो माध्यम सेकंड में जब आपतित किरण अपरावर्तित होती हैं तो आंशिक पीपीएल प्राप्त होता है, जबकि जो परावर्तित होती हैं माध्यम फर्स्ट में उसमें पूर्ण पीपीएल प्राप्त होता है। ठीक है, अपन ने क्या किया है दोस्तों, परावर्तन के नियम को आपने पढ़ भी रखा है कि जो परावर्तन का नियम होता है उसका सबसे पहला नियम क्या होता है कि यहाँ पर जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है इन दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको मैंने क्या मान लिया, आई पी मान लिया, तो ये भी आई पी हो गया। और जो अपने पास अपवर्तन कोण होता है दोस्तों वो कितना होता है, आर होता है, इसे अपन ने आर ले लिया है।
इसके अलावा दोस्तों अपने पास जो एक एंगल और बन रहा है ये वाला परावर्तित और अपरावर्तित किरण के मध्य, तो इसे मैंने कितना मान लिया दोस्तों, अल्फा मान लिया। अब इसी का मान अपन 90 डिग्री लाएंगे कि 90 डिग्री होता है, ठीक है, जिसका क्वेश्चन अपन से पूछा गया था। तो देखिए विद्यार्थियों कैसे निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपके, ये किस प्रकार से आया। अब देखिए इस डायग्राम को समझिए आप। इस डायग्राम में ये जो चीज़ बन रही है इस प्रकार से, इसमें ये एंगल तो है दोस्तों आई पी, ये पूरा एंगल है दोस्तों अल्फ़ा, और ये एंगल है दोस्तों आर। परंतु ये जो लाइन के रूप में एंगल बनता है वो कितना बनता है, टोटल 180 डिग्री बनता है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, आई पी प्लस अल्फ़ा प्लस आर, इन तीनों का योग करूँगा तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए भैया प्लेन के रूप में। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे कर रखी है। तो चित्र से अपने पास यदि परावर्तित व अपवर्तित किरण के मध्य कोण अल्फा हो तो चित्र से ये कोण अपन ने अल्फा मान लिया है, तो यहाँ पर चित्र से ये चीज़ आ जाएगी। अब अपने को क्या पता लग गया भैया कि यहाँ पर जो आर प्लस आई पी की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आर प्लस आई पी की वैल्यू कितनी कर दूंगा मैं, 90 कर दूंगा, और उसे 180 में से माइनस कर दूंगा। तो जैसे मैं माइनस करता हूँ तो अल्फा का मान कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि अपने पास जब प्रकाश का ध्रुवण करते हैं तो उस कंडीशन में जो परावर्तित और अपवर्तित किरण होती हैं उनके मध्य का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था, तो ये मैंने आपको पूरा प्रूफ करके भी बता दिया है। अब ये क्यों बताया है, इसके पीछे भी दो रीजन है, क्योंकि अपने पास इससे संबंधित न्यूमेरिकल बनता है। कैसे बनता है वो देखिए आप अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, अदूरवित प्रकाश को किसी माध्यम पर 60 डिग्री के कोण पर गिराने पर, यानी कि कौन सा कोण हो गया अपने पास, आपतन कोण हो गया, जिसे आप कह सकते हो ध्रुवण कोण, ठीक है। गिराने पर परावर्तित किरण का पीपीएल यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है, पीपीएल प्राप्त हो रहा है भैया। तो अपवर्तन कोण व अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, यानी कि आर का मान ज्ञात करना है और एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों मान अपन इजीली निकाल लेंगे। तो देखो क्या चीज़ अपने को गिवन है, तो आई पी गिवन है, यानी कि आपतन कोण या ध्रुवण कोण गिवन है 60 डिग्री। कितने डिग्री पर गिरा रहे हैं अपन आपतित किरण को, 60 डिग्री के एंगल पर गिरा रहे हैं, ठीक है। तो आई पी का मान अगर 60 है तो अपने पास आर का मान आ जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट अपन ने आर प्लस आई पी इक्वल टू कितना निकाला, 90 डिग्री निकाला। ये यहाँ पर देखिए आप, ये निकाला, ठीक है। तो इसी से अपने पास किसका मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा भैया। तो आर का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, जो कि क्या है, अपवर्तन कोण है। तो पहला आंसर आ गया अपने पास। अपवर्तनांक पूछ रहे हैं तो अपन क्या लगा देंगे, ब्रूस्टर का नियम लगा देंगे, एन बराबर 10 आई पी होता है। आई पी की वैल्यू भैया कितनी दी है, 60 दी है, तो आई पी की जगह 60 रख दीजिए आप। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो इनका मान कितना आ गया, √3 आ गया, यानी कि जो माध्यम था उसका अपवर्तनांक कितना था, √3 था। तो यहाँ पर ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हो जाता है, ठीक है। और जो अल्फा का मान होता है वो हमेशा कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, मेलस का नियम का गणितीय रूप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मेलस के नियम का गणितीय रूप यहाँ पर बताना है। तो मेलस का नियम आपने पोलेराइड में पढ़ा होगा दोस्तों। जो पोलेराइड है वो भी एक ऐसी विधि है जिससे अपन समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि पीपीएल प्राप्त कर सकते हैं। तो मेलस का नियम कहता है भैया कि जो ध्रुवित प्रकाश होता है अपने पास, उसकी जो तीव्रता होती है आई, वो किसके समानुपाती होती है, ध्रुवक और विश्लेषक। जो पोलेराइड में ध्रुवक और विश्लेषक होता है उसकी जो प्रकाशिका अक्ष होती है उसके मध्य का जो एंगल होता है थीटा, उसकी कोज्या यानी कि कोस थीटा के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि आप कह सकते हो आई समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा। तो समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो आई जीरो अपन कॉन्स्टेंट के रूप में लेते हैं, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आई बराबर आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा। यही अपना मेलस के नियम का गणितीय रूप होता है। इसके बारे में आपको और अन्य जानकारी दे देता हूँ मैं आपके लिए, जहाँ से अपने एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आई समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा, थीटा ध्रुवक व विश्लेषक की प्रकाशिक अक्ष के मध्य का कोण होता है। यहाँ पर दो कंडीशन अपन ले सकते हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में अपने पास जो पोलेराइड है उससे अधिकतम तीव्रता का ध्रुवीय प्रकाश अपन प्राप्त कर सकते हैं, और किस कंडीशन में जो तीव्रता होगी ध्रुवित प्रकाश की वो न्यूनतम होगी। तो फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों समांतर व्यवस्था, जब ध्रुवक और विश्लेषक की जो प्रकाशिक अक्ष है इसके मध्य का कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, ठीक है, यानी कि इस रूप में है वो। तब अपने पास क्या होगा दोस्तों, आई जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो आई मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगा आई जीरो। यानी कि जब ध्रुवक और विश्लेषक
ये दोनों समांतर व्यवस्था में होंगे तो अपने पास अधिकतम तीव्रता का पीपीएल प्राप्त होगा। सेकंड कंडीशन में ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्रोशित व्यवस्था कर देंगे अपन, ठीक है। तो इसमें ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य का जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ध्रुवक और विश्लेषक को क्या कर देंगे अपन, लंबवत कर देंगे। तो इस कंडीशन में अपने को जो पीपीएल प्राप्त होगा उसकी न्यूनतम तीव्रता यानी कि 0 प्राप्त होगी, आई मिनिमम। पोलेराइड के उपयोग देख लीजिए आप, और क्या उपयोग है पोलेराइड के। तो जो सीडी होता है उसमें ध्वनि के पुनर्निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क में त्रिविमीय चलचित्र को पुनर्निर्मित करने में, धूप के चश्मे बनाने में, इन सभी में पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। पोलेराइड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो यही थी कि एक तो मेलस का नियम क्या होता है और यहाँ पर जो पोलेराइड में किस प्रकार का पीपीएल प्राप्त होता है, किस किस कंडीशन में। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपके इस लेक्चर का और इस टॉपिक का, समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि पीपीएल प्राप्त करने की निम्न में से कौन सी एक विधि नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है परावर्तन द्वारा ध्रुवण, दूसरा है अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, तीसरा है परिकिरण द्वारा ध्रुवण, चौथा है ABC तीनों। तो मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, जो पीपीएल प्राप्त करते हैं अपन यानी कि प्रकाश का ध्रुवण करते हैं और पीपीएल यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए 4 विधियाँ मुख्यतः अपन अप्लाई करते हैं फिजिक्स में। पहली है दोस्तों परावर्तन के द्वारा ध्रुवण, दूसरा है अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण, तीसरा है परिकिरण के द्वारा ध्रुवण और चौथा है दोस्तों द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण। जो द्विवर्णता का सिद्धांत है दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने पास जो पोलेराइड है ये द्विवर्णता के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा कि पोलेराइड किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका उत्तर रहेगा द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये 3 अन्य विधियाँ हैं। तो यहाँ पर ये सभी तो पीपीएल प्राप्त करने की विधियाँ हैं और अपन से क्या पूछा गया है, कौन सी एक विधि नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे आएगा दोस्तों ये प्रश्न कि कौन सी एक विधि है, तब अपना उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ABC, ये तीनों भैया पीपीएल प्राप्त करने की विधियाँ हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ऑप्टिक्स से संबंधित 2 जो टॉपिक आते हैं अपने पास, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, इससे संबंधित जो भी संपूर्ण मेरे पास जानकारी थी वो संपूर्ण जानकारी मैंने आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आप सभी को अच्छे से दी है। फिर भी अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।